दोस्तों, आप सब जानना चाहते होंगे कि नेपाल में आखिर हुआ क्या। चलिए, इसको हम थोड़ा चित्रों और पुराने इतिहास के साथ आपको बताते हैं। ये कार्यक्रम टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के ऊपर आधारित है। मैं चाहूँगा कि सब लोग टाइम्स ऑफ इंडिया लें और पढ़ें, और हम टाइम्स ऑफ इंडिया का धन्यवाद करते हैं। तो नेपाल के अंदर सन 2008 से लेकर अब तक 14 सरकारें बदल चुकी हैं, और किसी भी सरकार ने 5 साल पूरे नहीं किए हैं। 1951 के अंदर एक तख्ता पलट पलट हुआ, और जो राणा थे, राजा जो हुए थे नेपाल के, छत्री जो वंश के थे, उनको हटा दिया गया। और फिर 1961 में और 1990 तक ये एक वहाँ के राजा रहे, किंग महेंद्र। तो फिर इनको भी आगे हटा दिया गया। 1996 के अंदर यहाँ पर माओइस्ट जो सरकार थी वो यहाँ पर आई, और एक गृह युद्ध वहाँ पर हुआ। ये मौजूदा प्रधानमंत्री है जिन्होंने अभी छोड़ दिया, और इनकी भी बड़ी अजीब सी बात है कि ये लगातार नेपाल के अंदर सत्ता में आते थे, फिर जाते थे और फिर सत्ता में आते थे। PK शर्मा ओली, जैसा कि आप इन चित्रों में देख रहे हो, ये वहाँ पर विरोध प्रदर्शन की चित्र है। एक बड़ी दिल को छू देने वाली जो बात है, वो एक युवक ने कही जो इस रिपोर्ट में है, कि हम सॉफ्ट एग्जाइल में हैं। इसका मतलब एक तरह से हम देश निकाला हमें मिला हुआ है। इसका मतलब उस युवक का ये था कि नेपाल के अंदर जो भी राज परिवार रहे या जो भी लोग सत्ता में आते हैं, सिर्फ उनके परिवार वाले ही जो है ना, वो सारे सुख भोगते हैं, लेकिन आम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। चलिए, कुछ आंकड़ों के ऊपर जाते हैं हम। तो ये बड़ा अच्छा एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है। मैं आपको थोड़ा सा इस आंकड़े के बारे में समझा देता हूँ। देखिए, ये क्या है। अब आप यहाँ से समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 in 5 यूथ अनएम्प्लॉयड, यानी 5 में से एक युवा जो है वो बेरोजगार है। और जो युवाओं की बेरोजगारी की दर है, वो उसके अंदर 15 से 24 साल के जो युवा है ना नेपाल के, वो सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। अब देखिए, ये जो है ना बेरोजगारी ऐसे बढ़ी वर्ष 2019 के अंदर। और हमें पता है कि कोविड भी आया, और वहाँ पर 2015 में एक भूकंप आया था। मैं आपको बड़े सारे इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा नेपाल के बारे में, बहुत रोचक बातें होंगी। और ये देखिए, ये 2024 में अभी यहाँ पर ये जो दर है वो यहाँ पहुँच गई है। 20 में ज़्यादा थी, और क्योंकि जाहिर सी बात है कि 20 के अंदर कोविड आया था, तो बेरोजगारी बड़ी होगी। लेकिन अभी 19.6 से अगर कोविड से पहले और अब में देखा है, तो उसके अंदर भी लगभग 1% से ज़्यादा का फ़र्क है। चलिए, अब एक और चीज़ देखते हैं कि ये एक ऐसा देश है जहाँ पर जो जनसंख्या है वो 35 साल से कम जो है ना, वो 1/3 जनसंख्या है। तो ये जो है ना, 15 से 24 साल 57.6 लाख है। ये देखिए, यहाँ से देखिए, ये है उम्र। लाल रंग के अंदर जो है, ये इनकी उम्र है 15 से 24 साल। हल्के लाल रंग के अंदर है 25 से 34 साल। और ये जो है ना, ये इनकी बाकी है। तो ये जो जनसंख्या है भी काफ़ी बड़ी जनसंख्या है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है वो खराब हो रही है। देखिए, यहाँ पर समझिए कि कोविड आने के बाद नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है वो 6% के हिसाब से बढ़ रही है। और ये देखिए, 2019 से 20 में आते आते ये इनके बिलियन डॉलर के अंदर, 1 बिलियन डॉलर में लगभग 9,000 करोड़ रुपए होते हैं। तो इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो सुधरी है, ऐसा नहीं कि नहीं सुधरी है। आगे एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो फैक्टर है ना, कि 33% जब लगभग पूरा जो इनका सकल घरेलू उद्योग है, जो इनका GDP है, सकल घरेलू उत्पादन जो है, वो इनको देने पड़ते हैं तनख्वाहों में अपने नेताओं की और कर्मचारियों की। ये एक बड़ा आश्चर्य करने वाली बात है।
अब एक और दुख वाली बात है, दुख इसलिए है क्योंकि नेपाल में और भारत में, भारत तो दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहा है बड़ी, लेकिन देखिए औसतन व्यक्ति की जो आय है, अगर नेपाल में $2000 है, मतलब साल की आय, यानी $1000 के अंदर कितने हुए, $1000 में हुए, $1000 के अंदर होते हैं लगभग 90,000, यानी कि 1,80,000 रुपये है। अच्छा, भारत की जो औसतन है वो सिर्फ इससे ज़्यादा नहीं है, कोई 2,878 है। औसतन का मतलब ये नहीं कि कम से कम, ऐसे बहुत से होंगे जिसकी इससे ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा होंगे जिनकी इससे बहुत कम होगी। तो भारत की भी औसतन आय जो है ना, वो ज़्यादा नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, जबकि भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था है। एक जो चौंकाने वाली बात मैं आपको बताता हूँ नेपाल की, कि 2012 में नेपाल गया। आज नेपाल चल रहा है, लेकिन पहले भी नेपाल के अंदर इस तरह के जो है ना वो होते रहे हैं। तो नेपाल में क्या था, मैंने देखा कि ज़्यादातर चीज़ें भारत से जा रही हैं। तो बड़े ताज्जुब की बात है कि भारत का मार्बल नेपाल में जा रहा है। इसका मतलब जो यहाँ के अमीर लोग हैं, नेपाल के जो राजवंशी रहे या जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उनके पास ही मार्बल लगाने के पैसे होंगे। खाने पीने का सामान, बड़ी सारी भारतीय कंपनियां नेपाल में सामान बेचती है। और ये मैं सोच रहा था कि अगर गरीब है नेपाल, तो मार्बल कैसे खरीद रहा है मकानों में लगाने के लिए, बात ये है। और बिजली भी भारत से खरीदता है। तो ये बात है। और मैंने ये भी देखा है कि जो अच्छे परिवार, अच्छे इन द सेंस कि जो ज़्यादा थोड़े जैसे ऑफिसर टाइप लोग हैं, मैं नहीं कह रहा नेपाल में ऐसा होता है, दुनिया में सब जगह होता है, उनके बच्चे ही जो है ना ज़्यादातर मैंने देखे कि इंडिया में आते हैं और वो यहाँ पर अच्छी पढ़ाई लिखाई उनको ही उपलब्ध होती है। तो ये भी बहुत दुख की बात है। आजकल एक जैन जी चल रहा है, जैन जी, नेपाल के लिए भी ये बोला है, ये एक लीडर है वहाँ के। तो ये क्या बताते हैं कि इसके अंदर 2015 में जो नेपाल के अंदर अर्थक्वेक आया, जो भूकंप आया ना, उसका असर हुआ कि वहाँ की सरकार ने जब कुछ नहीं किया, तो नेपाल ने बोला कि हम ही नेपाली, हम ही नेपाल, तो यानी कि हम ही नेपाल हैं। तो ऐसा करके वो लोग सब इकट्ठे हुए और एक दूसरे की ये इनका नाम दिया हुआ है संदुक रोहित। इनकी लीडरशिप के अंदर पहले धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे और फिर ये लीडरशिप इनकी स्ट्रांग बन गई। अच्छा, नेपाल में ये भी हुआ है कि वहाँ पर जो पुराने उनके एक प्रधानमंत्री थे, वो जेल में थे, उनको नेपाली युवकों ने छुड़ाया है। तो वही बात है कि राजनीति ऐसी हो रही है कि देखिए, ये बड़ी मज़ेदार बात है नेपाल के बारे में कि वहाँ पर कहने को तो साम्यवादी सरकार इन्होंने बनाई, लेकिन साम्यवादी सरकार होते हुए भी वहाँ पर जो है ना, मैंने जब गया था 2012 में, तब भी मैंने एक चीज़ देखी थी कि पुलिस जो थी ना वहाँ की, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही थी मुझे। तो साम्यवादी सरकार होते हुए भी कैसे वंशवाद पनप सकता है, मतलब किसी भी आइडियोलॉजी को लेके आप कैसे वंशवाद को पनपा सकते हो, ये कोई मुश्किल नहीं है। और ये उदाहरण नेपाल के लिए एकदम सटीक बैठता है। एक बड़ी मज़ेदार बात जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी है, इन्होंने फ्रांस की 1968 की को एक क्रांति हुई थी वहाँ पर, लेकिन ये वर्कर्स की थी। देखिए, इसमें भी यही था कि भैया जो काम करने वाले लोग हैं उनको अच्छा तनख्वाह मिले, उसके बारे में इन्होंने बताया है। और इन्होंने बताया है चाइना का जो तियानमेन स्क्वायर हुआ था, बहुत से लोगों को नहीं पता। ये देखिए, ये एक आदमी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। भारत में ना जब राजीव गांधी की सरकार थी शायद, हाँ राजीव गांधी की सरकार थी, और ये बात छुपा दी गई थी कहीं ना कहीं। टीवी में मैंने ये नहीं देखी, उस समय हम लोग टीवी देखते थे अच्छा खासा। और ये एक आदमी टैंक के आगे आ गया था, इसे तियानमेन स्क्वायर बोलते हैं। मैं इस जगह जाके भी आया था चीन के अंदर, और विदेशी बच्चों को ये खबर पता थी, लेकिन मुझे नहीं पता थी। बड़ी ताज्जुब की बात थी, क्योंकि हमारे भारत में क्योंकि चीन के संबंधों के कारण शायद ये दबा दी गई थी। तो ये भी छात्रों का विद्रोह हुआ था वहाँ पर, जो बदलाव आए, सुधार हुए वहाँ की सरकार में, वो इसके बाद हुए। फिर उन्होंने ईरान का उदाहरण दिया है, अमेरिका का दिया है। अच्छा, लेकिन जब ये भारत का उदाहरण देते हैं, और मैं यहाँ पर नाम लेकर बताना चाहूँगा कि ये जो लेख लिखा है रेणुका बिष्ट जी ने, तो मैं आप सबसे बता दूँ कि जब इन्होंने भारत का उदाहरण दिया, तो ये सब तो क्या है, ये जो प्रोटेस्ट है इसमें कोई जाति नहीं है इन्वॉल्व,
हैं, इसमें कुछ रंग मतलब जाति नहीं है। अमेरिका का जो उदाहरण दिया, बड़ा मज़ेदार बात है कि अमेरिका में इन्होंने ऐसा उदाहरण दिया है कि जिसमें गोरे लोग काले लोगों के अधिकार के लिए लड़े। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, पूरा सा उठा के एक हिस्ट्री बता रहे हैं और कह रहे हैं भैया ये तो स्टूडेंट मूवमेंट है। लेकिन जब भारत की बात आती है तो इसमें मंडल कमीशन को ले आते हैं, जो पूरी तरह से जातिवादी प्रदर्शन था, जिसमें भारत की उच्च जाति के लोग, हिंदू ही उच्च जाति के हिंदू, जो शूद्र वर्ण के हिंदू है, मतलब हिंदू ही हिंदू का विरोध कर रहे थे। मतलब ये बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग है। देखिए, इनमें कोई जाति वर्ग इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, चाइना में कोई इन्वॉल्व नहीं है। यूएसए का तो जो इन्होंने केस डाला है, इनका नाम है रेणुका बिष्ट जी। यूएसए का जो इन्होंने केस डाला है, ये तो पूरा इन्होंने सेग्रीगेशन का बताया, यानी जो रंग भेद होता था उसके खिलाफ, यानी जो दबंग थे गोरे वो कालों के खिलाफ लड़े। लेकिन जब ये भारत का उदाहरण देती हैं तो इन्होंने दिए हैं और भी बड़े सारे, तेलंगाना का उदाहरण दिया है, कई उदाहरण दिए हैं। बल्कि सही कहूँ तो अभी तक इन्होंने आज़ादी तक को भी इसमें शामिल किया है कि आज़ादी के समय भी स्टूडेंट मूवमेंट हुई थी। हालांकि कितनी स्टूडेंट मूवमेंट थी, कितने लेवल पे थी, वो कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। लेकिन इसमें इन्होंने ये जो डाल दिया मंडल कमीशन की स्टूडेंट मूवमेंट, ये कोई राष्ट्रीय मूवमेंट नहीं थी, ये कोई सुधार की मूवमेंट नहीं थी। ये तो वो मूवमेंट थी जिसमें जो दबंग जातियाँ थी वो जो दमनकारी तरीके से मनुस्मृति आदि के आधार पर राज कर रही थी 2000 साल से, जब उनके साथ साथ उनको तो हटाया नहीं गया नौकरियों से, बल्कि जो आरक्षण लाया गया 52% ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसमें मुख्यतः हिंदू ही आते हैं, उसके खिलाफ ये तो मतलब दबंगों की दबंगाई थी। इसको इसमें डाल के, तो इस तरह से क्या होता है ना कि ये एक हिस्ट्री तैयार करते हैं। ये जातिवादी मानसिकता है, ये जातिवादी मानसिकता है। इसलिए मैंने ये खास करके इसके अंदर डाला है कि किस तरह से, तो खास करके जो हिंदू उच्च वर्ग है, अब ये हिंदू उच्च वर्ग जो है ये इस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करके उसमें जातिवादी चीज़ डाल देते हैं। और वैसे तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा टाइम्स ऑफ इंडिया का कि उन्होंने बड़ी अच्छी न्यूज़ डाली है नेपाल को लेकर। ये भी आर्टिकल अच्छा है, लेकिन ये सतर्कता रखनी चाहिए। और ये चीज़ें कई बार रिपोर्टर्स द्वारा हो जाती है कि भाई हम ऐसी गलती ना करें, चीज़ों को सोच समझ के डालें। तो आशा है, और मैं धन्यवाद करूंगा और सबसे कहूँगा कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया लगवाएं या कोई और न्यूज़पेपर लगवाएं और ज़रूर पढ़ें। अखबार के बिना, मैं तो देखिए अखबार नहीं पढ़ता तो मुझे इतनी अच्छी अच्छी न्यूज़ पता नहीं चलती। अखबार के बिना न्यूज़ सही सटीक आपको पता नहीं चलेगी। ये बात आप समझिए। और बहुत कोई महंगा अखबार नहीं होता, मात्र 5.5 रुपये का है। आप इंटरनेट डाटा जो लेते हैं 19-19 रुपये का 1-1 GB लेते हैं, क्या खबर मिलेगी आपको। अखबार लीजिए, कोई बिजली की ज़रूरत नहीं है पढ़ने के लिए, पूरी दुनिया की आपको खबर मिलेगी, वो पढ़िए आप। चलिए, मैं ये कार्यक्रम यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम समझ में आया होगा। बहुत सारी ऐसी बातें जो मैंने नहीं बोली जो मुझे अच्छा लगता, जैसे कि आपको यहाँ पता होना चाहिए कि जो वहाँ के एक पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी पत्नी को जिंदा जला दिया गया। और फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वहाँ के, पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर या मौजूदा, उनको लातों से मार मार के, आप सबने वो विजुअल देखे हैं, मैं ज़्यादा उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, क्योंकि समस्या क्या है, समस्या जो है ना वो हमें समझनी पड़ेगी। समस्या ये है कि जो ओलिगार्की, मतलब जो लोग कब्जा कर लेते हैं, सरकार में आते हैं, सरकार में बैठते हैं, फिर सारे बिजनेस उनके बच्चों के हाथों में चले जाते हैं। उनको ये बात समझनी होगी नेपाल से कि शायद अब ऐसा नहीं चलेगा और उनका दबंगकारी काम जो है वो नहीं चलेगा। और अंतिम में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि घटना जो शुरू हुई, ये घटना कैसे शुरू हुई, ये यहाँ पर इन्होंने बताया है। 11 साल की कोई बच्ची थी, उसको किसी सरकारी काफिले ने टक्कर मार दी और उसके बाद उसको प्रधानमंत्री ने बोला कि, मतलब इस तरह से बोला कि लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्या बोला नहीं बोला वो तो लिखा हुआ है, मैं उसमें जान नहीं रहा, लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगा कि भैया प्रधानमंत्री क्यों बोल रहे हैं ऐसा। एक और बात बड़ी चौंकाने वाली है, वो ये है कि भारत के चारों तरफ इस समय क्या है, श्रीलंका में आपने देखा प्रोटेस्ट हुए, और यहाँ पर देखा है आपकी, और यहाँ पर तालिबान की सरकार आई। हालांकि तालिबान से हमारे अच्छे संबंध हैं। ये तालिबान से बेकार था हामिद करजाई, और ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि तालिबान का हम उसको सिर्फ इस्लामिक रूप से देखते हैं, लेकिन जो हामिद करजाई था वो एक नंबर का करप्ट आदमी था, उसने खूब पैसा लूटा अमेरिका से।
और इसलिए तालिबान दोबारा आया। लोगों को पता नहीं है तालिबान दोबारा क्यों आया, अमेरिका क्यों तालिबान को बिठा के छोड़ के चला गया, क्योंकि करज़ाई ने खूब लूटा अमेरिका को, और इसलिए शायद भारत से भी तालिबान के संबंध अच्छे हैं। लेकिन ये सब फोर्सेस के बीच में भारत घिरा हुआ है, ये बात सोचने की। बांग्लादेश में भी आपने देखा क्या हुआ, नेपाल के अंदर हुआ है। लेकिन इनमें अच्छी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं जो प्रजातांत्रिक चीज़ें हैं, खास करके जो बांग्लादेश में हो रहा है या श्रीलंका में हुआ है, लोगों ने अपनी जो आवाज़ उठाई है, तो उससे सत्ता परिवर्तित हुई है। और सत्ताधारियों को समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उनको जो है ना लोगों की बात सुननी पड़ेगी। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक एंटी डायनेस्टी एक्ट, वंशवाद के विरुद्ध एक कानून बनना चाहिए भारत के अंदर संसद में, ताकि जो जैसे दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी वो मिनिस्टर एमपी एमएलए ना बन सके, इस बात को लागू करना चाहिए। चलिए, धन्यवाद।